देखिए आज की क्लास में बुआ हम लोगों को क्लास 10th के केमिस्ट्री के लेसन 5 चैप्टर को आज हम लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए लेसन 5 जो है बुआ आज जो लेसन 5 का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी लेसन 5 से जितने भी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं पूरे लेसन को हम आपको एक वीडियो में जितने भी उससे जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में एक एक करके देखेंगे। ठीक है, और अब तक सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव बुआ क्वेश्चन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पूछे जाते हैं, जो जिनका विकास 1913 में मोस्ले ने किया था। किसने किया था बुआ? मोस्ले ने किया था। ठीक है, तो उन्हीं के आधुनिक आवर्त यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? तो बुआ आज की क्लास हम लोग शुरू करने से पहले देखें थोड़ा सा हम लोग जान लें कि अब तक हमने क्या किया कि बुआ फिजिक्स के 1 से 5 लेसन तक के आपको पूरे कराए गए हैं। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री का आज लेसन 5 है, इसके बाद लेसन 6 जो लास्ट चैप्टर है इसका उसको भी आपको कराया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद की जो क्लास है वो बायोलॉजी के क्लास जो शुरू होगा। ठीक है बुआ, तो आप लोग भी क्या करिए निरंतर अपने क्लास में बने रहिए और आप पूरे क्लास को अच्छे से पढ़िए, हम आपके साथ हैं। और आप लोग क्या करिए कि कॉपी कलम के साथ बैठिए। ठीक है, जब भी क्लास करिए तो कॉपी कलम के साथ आपका जो टाइम है रोजाना शाम के 7:30 PM में जो शुरू करते हैं बुआ हम उसी टाइम में आप लोग अपना कॉपी कलम लेकर बैठिए और रोजाना मेरा क्लास ज्वाइन किया करिए। ठीक है, तो आज की जो क्लास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं बुआ? आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बुआ? आधुनिक आवर्त सारणी। याद रखिएगा क्या बोलते हैं बाबू इसको? आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का विकास जो है 1913 में हुआ था। कब हुआ था बुआ? 1913 में। ठीक है, याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी का विकास कब हुआ? 1913 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और बुआ इसका विकास जो है ना मोस्ले नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था बुआ? मोस्ले नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, याद रखिएगा आप सब देखिए में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी का विकास किसने किया। तो बुआ आधुनिक आवर्त सारणी का विकास जो है मोस्ले नामक वैज्ञानिक ने किया था और उन्होंने 1913 में इस आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का खोज किया। ठीक है, इसके पहले बुआ न्यूलैंड थे, डोबेराइनर थे, इन सबों ने अपना क्या किया जो नियम दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लेकर, लेकिन वह उतना कारगर नहीं हुआ। लेकिन इसमें क्या होगा कि बुआ यह जो है कुछ हद तक यानी अब तक का सबसे शुद्ध देखा जाए तो आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें बहुत कम 2 स्थानिक हाइड्रोजन का स्थान देखिए हाइड्रोजन धातु नहीं है फिर भी इसको धातु के साथ रखा गया है। इस आधुनिक आवर्त सारणी का एक दोष है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हीलियम है, देखिए इसकी भी संयोजकता है 2 है लेकिन इसको अलग रखा गया है, इसके 2 संयोजकता वाले तत्वों के साथ नहीं रखा गया है। तो यही 2 इसमें मिस्टेक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या गलतियां हैं, क्या इससे हमको बेनिफिट हुए, उन सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है बाबू। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का विकास किसने किया? मोस्ले ने किया। कब किया? 1913 में। ठीक है, देखा जाए हुआ तो आधुनिक आवर्त सारणी में यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग है? 18। और आवर्तों की संख्या 7 है। कितने आवर्त है बाबू? 7 है। चलिए यहां पे हम लिखिए 2 3 4 5 6 और 7। कितने आवर्त हो गए? 7 आवर्त हो गए। किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए, तो आवर्तों की संख्या 7 जबकि वर्गों की संख्या 18 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने हुआ वर्ग है? 18 वर्ग है। इस वर्ग 18 को वर्ग 0 भी कहा जाता है। ठीक है, तो वर्गों की संख्या इसमें हुआ 18 हो गए और आवर्तों की संख्या 7 हो गए। याद रखिएगा वर्गों की संख्या 18, आवर्तों की संख्या 7 है। चलिए इतना तो आप लोग समझ गए ना, वर्गों की संख्या 18 और आवर्तों की संख्या कितने हुआ? 7 है। ठीक है, वर्गों की संख्या हो गया 18 और आवर्तों की संख्या हो गया 7। ठीक है, वर्ग की संख्या 18 और आवर्त की संख्या कितना हुआ? 7 है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जाए
कि देखा गया होगा यह जो आधुनिक आवर्त सारणी का जो विकास हुआ मोस्ले ने किया था, ये तो हम लोग समझ गए। लेकिन इसमें क्या है होगा कि तत्वों के उनके गुणों के आधार पर नहीं, बल्कि उनके गुणों के आधार पर भी थोड़ा स्टडी करके और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाकर उन्होंने इस नियम को दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया। देखिए, जिसके बाह्यतम सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन हो गए, लिथियम हो गए, सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गए, रुबिडियम हो गए, इस तरह से जितने भी तत्व है जिनके बाह्यतम सेल में एक इलेक्ट्रॉन आए उसको एक वर्ग में रखा गया। दो है तो उन्हें कितने, दो वर्गों में रखा गया। लेकिन याद रखिएगा होगा कि इन तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा गया। कितने ब्लॉक में, 4 ब्लॉक में बांटा गया। ठीक है, यदि जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर बाह्यतम सेल में एस वाला सेल आया, बाह्यतम से एस आया, उसे एस ब्लॉक बोला गया। कौन सा ब्लॉक बोला गया होगा, एस ब्लॉक। जिसका बाह्यतम सेल पी ब्लॉक, यदि पी वाला ऑर्बिट आया तो उसको बोला गया पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक बोला गया, पी ब्लॉक। जिसके बाह्यतम सेल में डी है उन्हें डी ब्लॉक, और जिनके बाह्यतम सेल में एफ है उन्हें एफ ब्लॉक में रखा गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इस तरह से होगा क्या किया गया कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के तत्वों में रखा गया। ठीक है, चलिए अब देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जो है, इन जो तत्व हैं, इन सबके बाह्यतम सेल में एस वाले आए थे। ठीक है, इसीलिए वो इसको एस ब्लॉक में रखा गया। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 को किस ब्लॉक में रखा गया है, एस ब्लॉक में रखा गया। याद रखिएगा, पूछेगा एस ब्लॉक में कितने वर्ग आते हैं, तो 2 वर्ग। कौन कौन, वर्ग 1 और वर्ग 2 आते हैं। ठीक है, अब कहिएगा सर वर्ग क्या होता है, तो देखिए वर्ग की बुआ अगर आपसे परिभाषा पूछे, कहेगा कि वर्ग क्या है, तो वर्ग की परिभाषा याद रखिएगा। और एक आवर्त भी पूछता है, आवर्त क्या है, तो बुआ याद रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ यानी जो खरा स्तंभ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा वर्ग का परिभाषा, आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को, किसको होगा, उदग्र स्तंभ को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और आवर्त कहेगा तो क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहते हैं। कोई दिक्कत, तो आवर्तों की संख्या 7, जबकि वर्गों की संख्या क्या है, 18। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। वर्गों की संख्या होगा 7, जबकि आवर्तों की संख्या कितने हैं, बोलिए, आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 18 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या हुआ कि एस ब्लॉक में 2 वर्ग आए, वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व आ गए। ठीक है, और इस वर्ग 1 को क्षारीय धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुआ, क्षारीय धातु। याद रखिएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्षारीय धातु किस वर्ग के तत्व को कहे जाते हैं, वर्ग 1 के। क्षारीय धातु किस ब्लॉक में आते हैं, तो एस ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए एस ब्लॉक में, जबकि वर्ग 2 के तत्व को बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं बुआ, क्षारीय मृदा धातु। याद रखिएगा, क्षारीय धातु और दूसरा हो गया क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, वर्ग 1 के तत्व को क्षारीय धातु, वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो क्षारीय धातु हो गया, क्षारीय मृदा धातु हो गया, और इन दोनों को किस ब्लॉक में रखा गया है, एस ब्लॉक में रखा गया है। एस ब्लॉक में कितने वर्ग आते हैं, 2। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद क्या हुआ कि वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्व को कहा जाता है संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं हम लोग, संक्रमण तत्व। और इनको होगा डी ब्लॉक में रखा गया है। कौन से ब्लॉक में रखा गया है, तो याद रखिएगा डी ब्लॉक। रीजन होगा कि इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इनके बाह्यतम सेल में डी ऑर्बिट आते हैं, इसलिए इनको डी ब्लॉक में रखा गया। ठीक है, तो पूछेगा हुआ डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, कौन सा तत्व कहते हैं होगा, संक्रमण तत्व कहते हैं। याद रखिएगा, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो गया, अब क्या है कि वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। ठीक है, और डी ब्लॉक में कितने वर्ग आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने वर्ग आते हैं, 10 वर्ग। 10 वर्ग आते हैं किसमें, डी ब्लॉक में। याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए
इतना तो समझ गए। अब है बुआ देखो कितने ब्लॉक में बांटेगा, SPDF। अब यहाँ पे क्या है बुआ कि वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्वों को P ब्लॉक में रखा गया। याद रखिएगा, इसको बुआ रखे हैं हम लोग P ब्लॉक में, ठीक है, ब्लॉक इसको रखा गया है P ब्लॉक में। याद रखिएगा, थोड़ा टेढ़ा सीधा कीजिए क्योंकि इसके सामने से नहीं होता, ठीक। तो वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्वों को कहा जाता है बुआ P ब्लॉक। रीजन क्या है कि इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इनका बाह्यतम ऑर्बिट P वाला होता है, इसलिए इनको किस ब्लॉक में रखा गया बुआ, P ब्लॉक में रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि P ब्लॉक में वर्ग, अब इसमें भी पूछेगा कि वर्ग 13 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो बुआ वर्ग 13 के तत्वों को ब्रॉन समूह कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, ब्रॉन समूह यानी ब्रॉन ग्रुप, ठीक है, ब्रॉन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। वर्ग 14 के तत्वों को कार्बन समूह कहते हैं। कौन सा समूह कहते हैं, कार्बन ग्रुप, ठीक है। उसके बाद वर्ग 15 के तत्वों को नाइट्रोजन समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ, नाइट्रोजन समूह। समूह बोलिए या ग्रुप बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद वर्ग 16 के तत्वों को कहा जाता है बुआ ऑक्सीजन समूह। कौन सा समूह बोलते हैं बुआ, ऑक्सीजन समूह यानी ऑक्सीजन ग्रुप, ठीक है। वर्ग 17 के तत्व को बोलते हैं हैलोजन समूह। क्या बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, याद रखिएगा, हैलोजन ग्रुप। वर्ग 18 के तत्व को कहा जाता है बुआ अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस। याद रखेंगे, क्या बुआ, अक्रिय गैस। अब वह अक्रिय गैस क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि यह किसी से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि इनका बाह्यतम ऑर्बिट पूरित होता है, यानी इनका जो बाह्यतम से 8 इलेक्ट्रॉन नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इस वाले में, और यहाँ पे हीलियम के पास 2 ही होते हैं, इसलिए यह क्या है, अभी अक्रिय है। और बाकी सबके देखिएगा तो बाह्यतम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जिस तत्वों के अष्टक पूरा होते हैं वह सब क्या अक्रिय है, वह किसी से प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा तो यह क्या होगा, हीलियम क्या है बुआ, अक्रिय गैस है। नियॉन क्या है, अक्रिय गैस है। आर्गन क्या है, अक्रिय गैस। और ये सारे गैस क्या कहते हैं बुआ, यह किसी से भी प्रतिक्रिया नहीं करते, यानी यह इनर्ट इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं, ठीक है, जहां पर कोई दूसरा प्रतिक्रिया ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बुआ क्या है कि इस तरह से हमने बुआ P ब्लॉक को देखा, तो P ब्लॉक में कितने तत्व आते हैं बोलिए। P ब्लॉक में बुआ देखा जाए तो वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्व किसमें आते हैं बुआ, P ब्लॉक में आते हैं। याद रखिएगा, किस ब्लॉक में आते हैं बुआ, P ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं बुआ, इतना में तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो आप लोग देखें P ब्लॉक के तत्वों में क्या देखे कि जो P ब्लॉक के जो तत्व है उन्हें बुआ किस वर्ग में रखा गया है, वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्वों को P ब्लॉक में रखा गया है। किस ब्लॉक में रखा गया है बुआ, P ब्लॉक में रखा गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर आपसे पूछूंगा कि वर्ग 13 के तत्व को क्या कह सकते हैं, तो ब्रॉन समूह कहते हैं, ठीक है। वर्ग 14 के तत्व को कार्बन समूह कहेंगे, वर्ग 15 के तत्व को नाइट्रोजन समूह कहेंगे, वर्ग 16 के तत्व को ऑक्सीजन समूह कहेंगे, वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन समूह कहेंगे, वर्ग 18 के तत्व को अक्रिय गैस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बुआ, अक्रिय गैस बोलेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, कोई परेशानी है तो बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या है बुआ कि वर्ग डी ब्लॉक में तो समझ गया कौन कितने से, वर्ग कितना 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक में रखा गया, ठीक है। और इसको कौन सा तत्व कहते हैं बुआ, संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, संक्रमण तत्व। याद रखिएगा, संक्रमण तत्व, ठीक है। उसके बाद क्या है बुआ, एस ब्लॉक में कितने मतलब वर्ग आते हैं, तो 2। कितने, 2। पूछेगा कौन कौन, तो वर्ग 1 और वर्ग 2। वर्ग 1 के तत्व को क्षारीय धातु, वर्ग 2 के तत्व को क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। तो हम लोगों ने बुआ 3 ब्लॉक के तत्वों को देख लिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। अब हम लोगों का लास्ट बच गया है एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक बुआ, एफ ब्लॉक। तो याद रखिएगा 57 से परमाणु संख्या जिसका एटॉमिक नंबर 57 से 71 और 89 से 103 जो तत्व है उनको बोला जाता है बुआ एफ ब्लॉक के तत्व। क्या कहते हैं बुआ, एफ ब्लॉक के तत्व। याद रखिएगा एफ ब्लॉक, और बुआ याद रखेंगे, ठीक है। और एफ ब्लॉक में लैथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स आते हैं। अब कहिएगा लैथेनाइट्स एक्टिनाइट्स क्या है, तो परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक के तत्व को लैथेनाइट्स कहा जाता है। याद रखिएगा
परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक के तत्वों को बुआ कहा जाता है लैथेनाइट्स, जबकि एक्टिनाइट्स बोला जाता है 89 से 103 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है बुआ, एक्टिनाइट्स कहते हैं। ठीक है, और देखा जाए तो बुआ लैथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स किस ब्लॉक में आते हैं, तो एफ ब्लॉक में आते हैं। रीजन क्या है कि जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इनके बाह्यतम सेल में बुआ क्या होते हैं कि एफ ऑर्बिट आते हैं, इसलिए इन्हें एफ ब्लॉक में रखा गया है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो इतना तो आप लोग समझ गए। उसके बाद देखिए इस लैथेनाइट्स को आवर्त कितना, आवर्त 6 और वर्ग 3 में रखा गया है। पूछेगा वर्ग 3 में लैथेनाइट्स को और एक्टिनाइट्स को भी वर्ग 3 में ही रखा गया है, लेकिन इनमें आवर्तों की मतलब क्या है, डिफरेंस है। बल्कि लैथेनाइट्स को आवर्त 6 में रखा गया है, जबकि एक्टिनाइट्स को आवर्त 7 में रखा गया है। याद रखिएगा। ठीक है, पूछेगा लैथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स तत्व क्या है, तो परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक के तत्व तथा 89 से लेकर 103 तक, 89 से लेकर 103 तक के तत्व जो है, एलिमेंट्स जो है, उन्हें हम लोग एफ ब्लॉक में स्टडी करते हैं, एफ ब्लॉक में रखकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसका विकास मोसले ने 1913 में किया था। याद रखिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो विकास हुआ किसने किया, तो मोसले ने किया। कब किया, तो 1913 में। याद रखेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का विकास हुआ मोसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था, 1913 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमको बताएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि उनका भी पढ़ाई आपके जैसे बेहतर हो सके। ठीक है, तो आप इतने को नोट करेंगे आप लोग सारे को बनाकर, फिर इसके आगे के जो इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको मैं बताता हूँ। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हुआ जो मोटा मोटा जो बातें थी जो आपको समझाने योग्य था, जितने भी आपको इसमें डिटेलिंग करना था हमने आपको करके बताया। ठीक है, तो इतना में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। जल्दी से एक बार आप लोग फिर से देखिए और फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। ठीक है, बुआ याद रखिएगा, आप कहिएगा, सुनो एक और टॉपिक है समस्थानिक, और इसी में पढ़ना है आइसोटोप। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि आगे पढ़ते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर दीजिए, हम क्लीन करके फिर इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम आपको बताते हैं। चलिए, ठीक है, तो देखो एक चीज, एक सेकेंड, एक और बातें हैं बुआ आपको बताने हैं। ये होता है इसमें जिगजैग लाइन। क्या होता है बुआ, जिगजैग लाइन। याद रखिएगा कि इसमें क्या है, एक जिगजैग लाइन होती है। ठीक है, इसमें एक जिगजैग लाइन है। ठीक है, इस तरह से जिगजैग लाइन होते हैं, और इसका बुआ काम क्या है, यह धातु और अधातु में अंतर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बुआ, अंतर को दर्शाता है। याद रखिएगा, जिगजैग लाइन क्या है कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो धातु और अधातु है उनके बीच डिफरेंट को बताता है। यहाँ पे क्या है, देखो जिगजैग लाइन है, जिगजैग लाइन के जो है टेढ़ी मेढ़ी लाइन जिसको बोलते हैं बुआ, इसके इस साइड देखा जाए, इसके दाएं साइड में देखिए तो टोटल क्या है, अधातु है। क्या है बुआ, अधातु है। यानी दाएं साइड इसका कौन है, पी ब्लॉक वाले जो तत्व जो लिखे गए हैं वो सब इसके दाएं साइड में आते हैं, और सब क्या है, अधातु है। याद रखिएगा, जबकि इस साइड वाले टोटल क्या है, वो हमारे धातु है, मेटल है। ठीक है, तो जिगजैग लाइन क्या करता है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के धातु और अधातु में अंतर को दर्शाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिगजैग लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिगजैग, जिगजैग लाइन। याद रखिएगा, जिगजैग लाइन। ठीक है, तो आपसे पूछेगा जिगजैग लाइन क्या होगा, तो धातु और अधातु के बीच अंतर को दर्शाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिगजैग लाइन कहते हैं। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, तो यहां से हो गया। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे का टॉपिक देखते हैं। तो देखिए बुआ, अब हम लोगों को जो पढ़ना है वह है बुआ समस्थानिक। क्या है, समस्थानिक। याद रखिएगा, क्या पढ़ना बुआ, समस्थानिक। समस्थानिक टॉपिक दीजिए तो बुआ आप लोग समस्थानिक। ठीक है, जिसको बोलते हैं बुआ आइसोटोप। क्या बोलते हैं बुआ, आइसोटोप। क्या बोलते हैं बुआ, आइसोटोप्स। ठीक है, जिसको बुआ इंग्लिश में बोलते हैं बुआ हम लोग समस्थानिक। क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। ठीक है,
तो वह समस्थानिक क्या है, उसके बाद वह एक है समभारिक, क्या है समभारिक, समभारिक, और एक है सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। तो वह समस्थानिक, समभारिक तथा सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, याद रखिएगा 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वो जिसको बोलते हैं आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन। क्या बोलते हैं, आइसोबार और आइसोटोन। ठीक है, अब देखिए वो आपसे पूछेगा समस्थानिक क्या है, तो जब किसी तत्व की परमाणु संख्या समान हो, क्या होगा ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या समान हो, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होगा 1 होती है, द्रव्यमान भी 1 होता है, लेकिन इसी हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या समान रह जाए लेकिन इसकी द्रव्यमान में बढ़ोतरी हो जाए, जैसे हाइड्रोजन के द्रव्यमान हो जाए 2, परमाणु संख्या 1 ही रह जाए, उसके बाद इसके हो जाए परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान 3 हो जाए, तो इनको बोला जाता है समस्थानिक। रीजन क्या है कि यदि किसी तत्व के एलिमेंट्स के परमाणु संख्या समान हो लेकिन उनके मॉलिक्यूलर मास यानी परमाणु द्रव्यमान क्या हो, बदल जाए, भिन्न भिन्न हो जाए, तो उन्हें क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन का लिख दिए, इसको इस समस्थानिक को बोलते हैं प्रोटियम। याद रखिएगा क्या बोला जाता है, प्रोटियम। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। ठीक है, और इसको बोला जाता है ट्राइटियम। क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। ठीक है, ट्राइटियम बोलते हैं। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम में क्या है, समस्थानिक है, और इन समस्थानिकों का उपयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है। याद रखिएगा किस तरह का उपयोग किया जाता है, विस्फोटक, यानी देखिएगा समस्त विस्फोटक समझते हैं ना, बम बनाने में उपयोग किया जाता है, यह विनाशकारी होते हैं। ठीक है, और भारी जल का भी सूत्र पूछेगा तो वही भारी जल में भी D2O होते हैं, यानी हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम पाए जाते हैं। ठीक है, भारी जल में, जिसको D2O कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा समस्थानिक क्या है, तो बोलेंगे यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या समान हो, क्या होगा, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और समभारिक होगा, इसके अपोजिट होगा, परमाणु संख्या क्या हो, अलग अलग हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, बोलिए, उसे हम लोग कहते हैं बुआ समभारिक। क्या कहते हैं बुआ, समभारिक। जैसे कार्बन के जो आइसोटोप होते हैं बुआ, कार्बन C6 12 C6 और 13 हो जाता है, कभी C6H, मतलब इसका जो द्रव्यमान है 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखो, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो कार्बन का द्रव्यमान क्या है यहाँ पे 14, जबकि नाइट्रोजन का भी द्रव्यमान क्या होता है 14 होता है। तो अब देखिए तो नाइट्रोजन और कार्बन का द्रव्यमान क्या हो गया, समान हो गया कि नहीं। तो परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन यदि परमाणु देखो, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो, समान हो, उसे बुआ हम लोग कहते हैं समभारिक। याद रखिएगा क्या कहते हैं बुआ, समभारिक कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद कहेगा बुआ सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहेगा, सम न्यूट्रॉनिक। तो बोलेंगे यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बोलिए, तो उसे हम लोग कहते हैं सब न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, तो आइसोटोन जिसको कहा जाता है। तो आप लोग यह तीनों के परिभाषा लिखेंगे क्या, पहला का फिर से सुन लीजिए। आइसोटोप कहेगा तो यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। वही समभारिक कहेगा तो बोलेंगे यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या हो, अलग अलग हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो, समान हो, उसे समभारिक कहा जाता है। जबकि सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को नोट करिए और लैंग्वेज जो बोले हैं इसका उसका सुन के आप लोग इसका परिभाषा नोट करेंगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो आपका वह है क्षार धातुएं और हाइड्रोजन में क्या समानता है। तो देखो क्षार जो धातुएं होते हैं बुआ, उनके वो देखिएगा जो क्षार धातुएं होते हैं उनकी भी संयोजकताएं एक होती हैं। ठीक है, और जबकि हाइड्रोजन भी होते हैं उनकी भी संयोजकताएं एक होती है। और जैसे सोडियम पर प्लस चार्ज होता है उसी तरह से हाइड्रोजन पर भी प्लस चार्ज होता है। तो क्षार धातुएं विद्युतः धनात्मक होते हैं, जबकि यह दोनों भी अवकारक होते हैं। अवकारक बोलते हैं हाइड्रोजन से यह
प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बुआ इसे क्या कहते हैं बुआ, अवकारक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये NF, NaCl, NaBr, NaI प्रकार के हाइलाइट बनाते हैं, यानी यहाँ क्या बुआ हाइड्रोजन ग्रुप से प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि हाइड्रोजन भी क्या करते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप से प्रतिक्रिया करके हाइलाइट बना, जैसे HI तो हाइड्रोजन है, हाइलाइट हो गया कि नहीं, हाइलाइट में आता है क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो, ठीक है। उसके बाद है बुआ 4 नंबर देखिए ये Na2O, K2 आदि के ऑक्साइड बनाते हैं, यानी यहाँ ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि यहाँ पे बुआ क्या है, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, उसके ऑक्साइड बनाते हैं, H2O जल बनाता है ना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है बुआ आपका कि हाइड्रोजन और हैलोजन में क्या है बुआ, आपको बताना है समानताएं, समानताएं हैं, यानी इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं उसको आपको बताना है, ठीक है। तो देखो कह रहा है ये अधातु है, हाइड्रोजन भी क्या है, अधातु है। उसके बाद देखो हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक होते हैं और हैलोजन भी द्विपरमाणुक होते हैं, देखो इसको भी F2Cl2 Br2 लिखते हैं, हाइड्रोजन को भी H2 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है धातु से संयोग करके हाइलाइट बनाते हैं बुआ, तो सही बात है ना, देखो धातु के साथ संयोग करके क्या बना लिए हैं, हाइलाइट में, जबकि हाइड्रोजन भी धातु के साथ संयोग करके क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। और उसके बाद कह रहा है इसका 5वां ये अधातुओं के हाइलाइट बनाते हैं, यह था यानी जैसे में जरा CCl4 देखो अधातुओं के हाइलाइट बनाते हैं, जबकि हाइड्रोजन भी क्या करते हैं, अधातुओं के हाइलाइट बनाते हैं। यहाँ पे देखो CH4 तो अधातु कार्बन हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया, नाइट्रोजन भी अधातु है, प्रतिक्रिया कर लिया, फास्फोरस भी क्या अधातु है, प्रतिक्रिया कर लिया, तो इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो बुआ इस तरह से आपका जो लेसन जो आपका 5 था, जितने भी इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे वो सारे क्वेश्चन को हमने आपको बता दिया, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग बायोलॉजी का जो चैप्टर सब है उन सारे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास बुक हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे।